जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों का अध्ययन दोस्तों ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। हार्पेटोलॉजी आपका उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी में हम लोग आँखों के चिकित्सकीय अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी को मानवशास्त्र या नृविज्ञान भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही होगा, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? आपको बताना है सोरोलॉजी के अंतर्गत किस जीव का अध्ययन किया जाता है। तो यह है छिपकली। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके अतिरिक्त कीट पतंगों का जो अध्ययन होता है, जिनमें तिलचट्टा वगैरह आते हैं, वह एंटेमोलॉजी कहलाता है। एंटेमोलॉजी में हम लोग कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। सांप जो है सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सांप का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह प्रक्रिया जो है प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। हिंदी में आपको जीव द्रव्य कुंचन लिखा मिलेगा, तो वो भी सही होगा। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का कौन सा अंग है जो कोशिका का मास्टर कहलाता है? तो यह नाभिक होता है। नाभिक की एक खासियत है कि यह डीएनए के ब्लूप्रिंट के अवयवों को अपने में समाहित कर लेता है। तो ऑप्शन आपका इसमें डी सही होगा। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं? आपको बताना है पादप कोशिकाओं की भित्तियां। कोशिका जो है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, जिसके अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, या साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जो पादप कोशिका होती है वो जंतुओं से बिल्कुल भिन्न होती है। अलग अलग संरचनाओं से दोनों का निर्माण होता है। पादपों को जंतुओं से जो है कोशिका जो होती है, पादप कोशिका में जो होती है, वह उसमें केवल जो है क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और वो जो कोशिका भित्ति होती है वह जो है सेलुलोज से बनी होती है। तो इसलिए जो है इसमें ऑप्शन सी सही होगा। पादप कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वह सेलुलोज से होता है, और यह जो है कोशिका की जो सुरक्षा है उसको, उसकी आकृति को बनाए रखने में मदद करती है, या कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। तो प्रश्न आपका जो है ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न के अनुसार सेलुलोज, पादप कोशिकाओं की भित्तियां जो है सेलुलोज से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त और हड्डियां किसका उदाहरण है? आपको बताना है रक्त एवं हड्डियां किसका उदाहरण होती हैं। तो रक्त एवं हड्डियां जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण होती हैं। कोशिकाओं के समूह को हम लोग जो है ऊतक कहते हैं, जिनका जो है या आप ऐसे समझिए, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, वे एक विशेष कार्य करती हों। कोशिकाएं मिलकर के जो है ऊतक का निर्माण करती हैं। रक्त और हड्डियां जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण होती हैं। इसके अतिरिक्त जंतुओं के शरीर को ढकने एवं बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए जिस ऊतक का जो ऊतक सहायक होता है, उसे हम लोग जो है एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। ये जो है एपिथीलियम ऊतक कहलाता है। और मेरुरज्ज मस्तिष्क तंत्रिकाएं जिससे बनी होती हैं, वह जो है तंत्रिका ऊतक कहलाता है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से ऊतक संवहन पुल बनाते हैं? आपको बताना है इनमें से कौन से ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम जो है इस संवहन पुल बनाते हैं। आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो इसे जो है याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम ऊतक जो है कोशिकाओं का वह समूह है जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के जो है एक ही तरह की, जिन्हें हम संवहन पुल कहते हैं, कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? आपको बताना है। देखिए यहाँ फिर से जो है वो वही क्वेश्चन आ गया है, लगभग मिलता जुलता। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका बी सही होगा, जाइलम। जाइलम ऊतक पौधकों में जो है, जो जाइलम होता है वह
पौधों में जल के वहन का कार्य करता है। जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे जो है चालन ऊतक भी कहते हैं। यह 4 प्रकार के विभिन्न घटकों से बना होता है। इनके जो 4 प्रकार के घटक हैं उनमें वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, जाइलम होता है और जाइलम तंतु होता है और इसके अतिरिक्त जाइलम मृदुतक होता है। वाहिनिकाएं जो होती हैं वे जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं और वाहिकाएं जो होती हैं ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाती हैं। जाइलम तंतु मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, जबकि जाइलम मृदुतक जो होते हैं वह किनारे की ओर पानी के पार्श्विक संवहन में मदद करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपका बी ऑप्शन सही होगा। पौधों में जल के वहन से संबंधित जो है जाइलम है। मैंने बताया कि इनके 4 घटक, ये 4 घटकों के जो इसके 4 घटक होते हैं, 4 घटक इसका निर्माण करते हैं। उन चारों का अलग अलग कार्य है, कैसे पौधों में खनिज लवण को या आंतरिक सहारा देने के लिए किनका किस प्रकार के प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, साधारण स्थायी ऊतक के 3 प्रकार कौन से हैं। आपको बताना है इनमें से जो साधारण स्थायी ऊतक हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि साधारण क्यों लिखा है, तो उनके जो है 3 प्रकार कौन से हैं। आपके ऑप्शंस हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन दोस्तों मैं इसमें बता देता हूँ सीधे तौर पर। इसमें है पैरेकाइमा, कोलेनकाइमा और जो है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा होगा यहाँ, पैरेकाइमा नहीं होता है, पैरेनकाइमा होता है। पैरेनकाइमा को हम लोग मृदुतक कहते हैं, कोलेनकाइमा को हम लोग स्थूल कोण मृदुतक कहते हैं, जबकि जो है स्क्लेरेनकाइमा जो होता है दृढ़ ऊतक होता है। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। दोस्तों संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक होता है और एक जटिल अस्थायी ऊतक होता है। सरल अस्थायी ऊतक को जो है में सभी जो कोशिकाएं होती हैं वे समान होती हैं, इसलिए जो है इसे 3 प्रकार इसे जो है 3 प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि मैंने बताया पैरेनकाइमा को मृदुतक, कोलेनकाइमा को स्थूलकण ऊतक एवं जो है स्क्लेरेनकाइमा को जो है हम लोग दृढ़ ऊतक कहते हैं। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन सी सही होगा। साधारण स्थायी ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में कौन सा एक मोटी मोमी परत होती है। आपको बताना है कि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनकी जो बाह्य त्वचा होती है उनमें से कौन सी एक मोटी मोमी परत होती है। तो ऑप्शन इसमें बी होगा, क्यूटिन। क्यूटिन जो है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में पाया जाता है। इसका जो कार्य होता है यह एक मोटी परत होती है मोमी। इसका कार्य है वाष्पीकरण की दर को कम करना, जिससे कि पौधे अपना जल स्तर बनाए रखें और सूखे नहीं। क्यूटिन पौधे के बाहरी आवरण को ढक लेता है और एक जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं उनकी जो ऊपरी त्वचा होती है, बाहरी जो त्वचा होती है वह क्यूटिन की बनी होती है। यह वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है, जिससे रेगिस्तान के पौधे जो है सूखते नहीं हैं और सर्वाइव करने में वे जो है सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो यह होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं यह एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स से बना एक पॉलीमेरिक अणु होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनी क्षार, एक राइबोस शर्करा और एक फास्फेट शर्करा होती है। इसमें पिरिमिडीन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो प्रश्न आपका आरएनए का पूर्ण रूप क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गुणसूत्र किससे संबंधित हैं। श्वसन, स्वांगीकरण, अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से, पोषण से। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से जो है गुणसूत्रों का संबंध होता है, या ये कहें कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है जो अनुवांशिक गुण हैं उनको ट्रांसफ़र जो करता है वह जो है गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। इसका जो निर्माण होता है गुणसूत्र का, यह डीएनए एवं प्रोटीन से होता है। और यदि पूछे एग्जाम्स में कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो ये स्ट्रेसबर्गर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। गुणसूत्रों की खोज मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो स्ट्रेसबर्गर थे। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, स्टेनले मिलर ने या हेरोल्ड रे ने। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ग्रेगर मेंडल द्वारा जो है वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने जो है जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो
होने वाले लक्षण थे उसे जो है वंशानुगत कहा, वंशानुक्रम इसी आधार पर जो है इन्होंने तय किया। और इसके आधार पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है इस जो मेंडल की एक आधुनिक आनुवंशिकी तैयार की, इसलिए जो है इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाने लगा। इन्होंने 3 नियम दिए थे जिससे जो है हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और स्वतंत्र अपव्यूहन का जो है नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। तो जो है ऑप्शन आपका प्रश्न के अनुसार ए सही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलील क्या होते हैं? आपको बताना है एलील किससे संबंधित हैं। तो एलील जो है होते हैं जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं, जीन से ही संबंधित हैं ये। ऑप्शन आपका बी सही होगा। जब एक जीन दो अलग अलग लक्षण मौजूद है, एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं तो वह जो है एलील कहलाते हैं, इसलिए जो है इसे जो है जीन का वैकल्पिक रूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो होमोसेपियंस जो है शब्द सी लीनियस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। सी लीनियस जो है स्वीडन के एक जीव विज्ञानी थे, उन्होंने जो है होमोसेपियंस कहा, अर्थात आधुनिक मानव जो है इन्होंने ही नाम दिया था। कुछ साधारण नाम हैं जिन्हें जो है हम लोग रोज़ अपने आम बोलचाल में पुकारते हैं, जबकि उनका वैज्ञानिक नाम अलग होता है। जैसे है मानव को हम लोग होमोसेपियंस कहते हैं। बिल्ली का पूछता है फेलिस कैटम का हल कहलाता है, कैट से याद रखिएगा, फेलिस कैटस। उसके बाद में मेढक का जान रहे होंगे, राना टिग्रीना। सरसों का ब्रेस्का कम्पटेटिस। धान का ओराइजा स्ट्राइबा का हल कहलाता है। गेहूं का ट्रिटकम एस्टिवम कहलाता है। आम का मैंगीफेरा इंडिका कहलाता है, या इंडिया में शायद जो है मैंगीफेरा इंडिया ही है, इंडिका है शायद, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। वंश, गण, जाति, कुल। तो ये दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा। कुल को जो है जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, जाति जो होती है जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वह जाति है। इसको जो है इंग्लिश में यदि आप देखेंगे तो ये स्पीसीज़ कहलाती हैं। स्पीसीज़ जो होती हैं वह वर्गीकरण की मूल इकाई है। और इससे जो है सबसे छोटी इकाई है इसके अतिरिक्त जो है इसके बाद हम लोग वंश देखते हैं, वंश जिसे जीनस कहते हैं। फिर उसके बाद में फैमिली आता है, उसके बाद में ऑर्डर आता है। तो इससे ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। जो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है वह जाति होती है, स्पीसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला लैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजन होने पर दो जीवों की उत्पत्ति होती है, वह क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ विखंडन कहलाता है, अनुदैर्ध्य विखंडन कहलाता है, साधारण विखंडन कहलाता है, या बाइनरी विखंडन कहलाता है। साधारण से इसका जो है मैं बताना चाहूँ तो ये होगा कि जो है अमीबा किस तरह का प्रजनन करता है, अमीबा में किस तरह का प्रजनन होता है। पहला प्रश्न तो इसमें यह बनता है कि यह अलैंगिक प्रजनन करते हैं, और सेकंड अगर उसमें पूछता है तो वह होता है द्विविभाजन या द्विखंडन विभाजन, जिसे हम लोग जो है बाइनरी विखंडन भी कहते हैं। ऑप्शन इसमें बी है। यदि उसमें एग्जाम से पूछता है और एग्जाम में देता है कि जो है 4 जीवों के नाम दे दिया, उसमें अमीबा होगा तो वह जो है बाइनरी विखंडन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसनीय उत्सर्जक और प्रसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। इनमें से कौन से होते हैं जो श्वसनीय उत्सर्जक और प्रसंचरण वाले अंगों से जो है रहित होते हैं? तो वह होते हैं स्पंज में जो है ये विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। स्पंज एक अमेरुदंडी जो है पोरीफेरा होता है, जिसे छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। ये मीठे एवं खारे पानी में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ये एक तरह के जो है कॉलोनी बना करके आपस में चिपक करके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोंक किस संघ से संबंधित है? आपको बताना है जोंक किस संघ का
प्राणी होता है, तो यह जो है जोंक जो है एनिलिडा संघ का प्राणी होता है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। यह उभयलिंगी होता है और इसकी जो यह एक तरह से बाह्य परजीवी होता है। लंबा चपटा एवं जो है देखा होगा आपने इसके शरीर को किस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मोलस्क परिवार से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है मोलस्क परिवार से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप इसमें जो है होगा कि कौन सा मोलस्क परिवार से संबंधित है, तो ये जो दोस्तों घोंघा होगा, क्योंकि यदि नहीं कहेंगे तो कॉकरोच, केचुआ और स्टार मछली हो जाएगी, क्योंकि केचुआ जो होता है वह आपका एनिलिडा से संबंधित होता है, जिससे जिसमें जो है जोंक आपकी होती है जिस संघ की, उस एनिलिडा संघ का केचुआ है। उसके बाद कॉकरोच आपका आर्थ्रोपोडा संघ का होता है। स्टार मछली आपकी जो इकाइनो डर्मेटा संघ होता है उसकी संबंधित है स्टार मछली। और तो इसमें जो है नहीं को काट देते हैं। अब इसमें प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मोलस्क परिवार से संबंधित है, तो यह जो है घोंघा होता है, यह मोलस्क परिवार का प्राणी होता है। कॉकरोच को मैंने जैसा बताया कि एनिलिडा संघ का आर्थ्रोपोडा संघ का होता है। केचुआ जो है एनिलिडा संघ का होता है। स्टार मछली जो है आपकी इकाइनोडर्मेटा संघ की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपको बताना है इनमें से उभयचर प्राणी कौन सा है। टोड, कबूतर, बिल्ली और कछुआ। तो टोड जो होता है ये उभयचर प्राणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो हमिंग बर्ड। दोस्तों ऑप्शन इसमें ए सही होगा। हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। इसके कंधे में विशेष प्रकार के बॉल्स और सॉकेट के जोड़ होते हैं जो अपने पंखों को सभी दिशाओं में 180 डिग्री तक घुमाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो स्तनधारियों के जो हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। मादा स्तनधारियों में जो है अपने बच्चों मादा स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, इस वर्ग के जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। इनके शरीर का जो बाह्य ताप होता है वो वातावरण के परिवर्तन के कारण बदलता नहीं है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉट डॉट एक मछली है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक मछली है। तो डॉग फिश जो होती है वह मछली होती है। एग्जाम्स में ये बहुत पूछता है, रीजनिंग में भी पूछ सकता है। कैटल फिश, जेली फिश, सांप जो है ये मछली नहीं होती हैं, जबकि डॉग फिश जो है मछली होती है। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। कैटल फिश जो है मोलस्का संघ का जीव है। जेली फिश जिसे हम लोग अरेलिया कहते हैं, ये नाइडेरियन होती है, नाइडेरियन संघ की है या नाइडेरियन वर्ग का है। कुत्ता मछली जिसे हम डॉग फिश कहते हैं, हिंदी में अगर कुत्ता मछली कहें, डॉग फिश कहें, तो ये जो है संकार्डेटा या कांड्रिकथीस संघ का होता है, जो है कांड्रिकथीस संघ, जिसे जो है संकार्डेटा वर्ग में रखा गया है। सांप जो होता है वो सरीसृप वर्ग का है, संकार्डेटा में आता है। आपका प्रश्न कौन सा, ऑप्शन सी सही होगा। यह जो है डॉग फिश एक मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछ चुका है। अभी आरआरबी एनटीपीसी में जो है एग्जाम से पुटअप किया गया था। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए लगभग एनटीपीसी में सब पूछे गए हैं। इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। अमीनो अम्ल में पाचन के पश्चात जो प्रोटीन होता है वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में टूट जाते हैं, अतः प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है पाए जाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा। पाचन के बाद प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्स में अगर आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन का पाचन के पश्चात प्रोटीन का परिवर्तित रूप क्या है, तो अमीनो अम्ल होगा, अमीनो एसिड होगा। तो दोस्तों ये आप आज जो है 25 क्वेश्चन बायोलॉजी से संबंधित थे। आई होप ये आपको जो है एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे और आप जो है अच्छे से एग्जाम्स को कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।